नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य। तो देखिए, जो हमारा ये टॉपिक है वाच्य, इसमें हम लास्ट सेशन में यहाँ पर वाच्य किसे कहते हैं और साथ ही वाच्यों का वाच्य किस तरह से एक तरह से हम वाच्यों को कैसे हम अलग अलग भागों में यानी कि अलग अलग भेदों में बांटते हैं, वो चीजें हमने यहाँ पर बताई। और साथ ही वाच्य के भेद मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस किए। तो आज भी हम उसी टॉपिक को अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ भी हमने पढ़ा है आप सभी ने नोट किया होगा अपनी नोटबुक में, और आपको मैंने होमवर्क में भी दिया था कि ये टॉपिक जो है परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको घर से एक बार याद भी करके आए। तो आज हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है वाच्य, और यहाँ पर लास्ट सेशन में हमने सबसे पहले वाच्य की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि वाच्य किसे कहते हैं, ये हमने यहाँ पर सीखा था। तो देखिए, वाच्य किसे कहते हैं, तो सबसे पहले अगर एक लाइन में, अगर एक शब्द में हम अगर कहें तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक है, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। यानी कि अब देखिए, बोलने का विषय अर्थात ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर किया कि किस तरह से जब कोई भी आपका वाक्य होता है तो उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य के बोलने का विषय क्या है, यानी कि ये आपका कौन सा वाक्य है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो वाक्य होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, और उसी के आधार पर यहाँ पर जो वाक्य है, जो वाच्य है, उसके भी भेद बताए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा, हमने यहाँ पर सबसे पहले कहा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले। देखिए, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है। क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, क्योंकि वाक्य में कर्ता भी होता है। क्रिया का मुख्य विषय कर्म है, क्योंकि वाक्य में कर्म भी होता है। ठीक है, तो यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके एक तरह से हम कहें कि उसके प्रयोग का आधार, कि क्रिया किसके रूप में प्रयोग की गई है, कर्ता के रूप में प्रयोग की गई है या कर्म के रूप में प्रयोग की गई है या भाव के रूप में प्रयोग की गई है। ठीक है, यानी कि बोलने का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर वाच्य कहा कि तीन तरह से हम बताते हैं। एक तो हमने यहाँ पर कहा कि जहां पर कर्ता के बारे में हमने कहा कि जहां पर कर्ता विषय हो बोलने का, जहां पर हमने कहा कर्म विषय हो बोलने का, और जहां पर हमने कहा भाव विषय हो बोलने का। ठीक है, कर्ता, कर्म और भाव, ये तीन विषय जहां पर बोलने के हो उसे ही हम कहते हैं वाच्य। तो इस तरह से हमने वाच्य के तीन भेद यहाँ पर बताए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए, तो यहाँ पर जो कृतवाच्य होता है इसको हम कैसे समझते हैं, क्या बताया था मैंने इसके लिए मैंने यहाँ पर बताया था आपका कि क्रिया का मुख्य संबंध, क्रिया का मुख्य संबंध, क्रिया का मुख्य संबंध किसके साथ? क्रिया का मुख्य संबंध किसके साथ? कर्ता के साथ। ठीक है, क्रिया का मुख्य संबंध यहाँ पर कर्ता के साथ है, और इसीलिए इसको हमने क्या कहा? कृतवाच्य। इसीलिए हमने इसको कहा कृतवाच्य। ठीक है, दूसरा, क्रिया का मुख्य संबंध, क्रिया का मुख्य संबंध, क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ, कर्म के साथ। ठीक है, क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ, इसीलिए इसे कर्मवाच्य कहा। तो यहाँ पर देखिए, अगला जो है वो है भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य क्या है कि भाव में
ना तो क्रिया का संबंध। देखिए लास्ट सेशन में हमने कृतवाच्य और कर्मवाच्य को यहाँ पर पढ़ा था, और देखिए ये आप लोगों ने घर पर एक बार रिवाइज भी किया होगा, और मैं यहाँ पर भी रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जब भी हम अपने सेशन को शुरू करते हैं तो हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा वो चीजें हम रिवाइज करते हैं, ताकि जो भी बच्चे बैठे हैं उन्हें पता चले कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था और हम आज यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो हमने कहा कृतवाच्य, दूसरा हमने कहा कर्मवाच्य, और तीसरा है आपका भाववाच्य। यहाँ पर जो क्रिया का मुख्य संबंध होता है, ठीक है, क्रिया का मुख्य संबंध होता है वो ना तो कर्म के साथ होता है और ना ही आपका कर्ता के साथ होता है। ठीक है, क्रिया का मुख्य संबंध ना तो कर्म के साथ होता है ना ही कर्ता के साथ होता है। क्रिया का मुख्य संबंध जो है क्रिया का एक तरह से क्रिया खुद ही मुख्य हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि क्रिया जो है खुद ही मुख्य हो जाती है। जैसे हमने कहा मोहन से चला नहीं जाता, या मोहन से चला नहीं जाता, तो मोहन से चला नहीं जाता यानी कि चलने की जो बात है वो मुख्य हो गई है। यहाँ पर मोहन की जो फीलिंग्स है कि उससे चला नहीं जाता। ठीक है, और इसमें मैंने एक और चीज यहाँ पर आपको बताई थी कि ये जो आपका होता है, ये इसमें प्रायः ये जो आपके वाक्य होते हैं, ये जो आपके भाववाच्य होते हैं, इसमें प्रायः जो एक तरह से वाक्य यहाँ पर जिसमें आपका निषेधार्थक वाक्य होते हैं, यानी कि निषेध जहां पर प्रकट किया जाता है वो वाले वाक्य आपके इसमें होते हैं ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने यहाँ पर आगे क्या पढ़ा था, आगे हमने पढ़ा था सबसे पहले कृतवाच्य को, और कृतवाच्य में मैंने काफी सारे एग्जाम्पल आपको लिखवाए थे, काफी सारे उदाहरण आपको लिखवाए थे। और देखिए कृतवाच्य कैसे यहाँ पर बना और कैसे यहाँ पर क्रिया जो है उसी के अनुसार हुई। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने उदाहरण दिया है। सबसे पहले परिभाषा हमने बताई कि जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है, यानी कि जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि जो क्रिया का लिंग होता है और वचन होता है, ये मैंने आपको बताया था ना। क्रिया का जो रूप है, रूप में आपका आ जाता है लिंग और वचन। ठीक है, रूप में आपका क्या आ जाता है, लिंग और वचन। ठीक है, जब क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार होता है, यानी कि क्रिया का जो लिंग है वो भी कर्ता के अनुसार, जो वचन है वो भी कर्ता के अनुसार, जो कारक है वो भी कर्ता के अनुसार होते हैं, अर्थात इसका सीधा सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, और 2 एग्जाम्पल देखिए मैंने लास्ट सेशन में भी आपको दिए थे कुछ एग्जाम्पल। मोहन फल खाता है, मोहन फल खाता है। ठीक है, अब फल खाता है लिखा हुआ है, और क्योंकि ये क्या है, हम एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, कृतवाच्य का दे रहे हैं। कृतवाच्य अर्थात जहां पर कर्ता की प्रधानता है, जहां पर कर्ता प्रधान है, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार है। तो ध्यान दीजिएगा, मोहन फल खाता है। अब ध्यान देंगे, मोहन के बारे में पहले हम लिखेंगे, और मोहन क्या है, कर्ता है। ठीक है, मोहन कर्ता है। अब मोहन कैसा शब्द है, एक वचन। मोहन कैसा शब्द है, एक वचन शब्द है। दूसरा आपका पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर हुआ, एक वचन और पुल्लिंग शब्द है मोहन। ठीक है, और हमने कहा क्रिया भी उसी के अनुसार होगी। अब यहाँ पर क्रिया है खाता है। ठीक है, क्रिया क्या है, खाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर खाता है। ठीक है, ये आपकी क्रिया है, और ध्यान से देखिएगा ये भी आपका एक वचन ही है, ये भी आपका एक वचन ही है, और खाता है शब्द है, यानी कि ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। ये भी आपका पुल्लिंग है। तो यानी कि आपका देखा हुआ ना कर्ता के अनुसार लिंग और वचन, इसीलिए इसको हमने क्या कहा है,
इसीलिए हमने इसको कृतवाच्य कहा है, क्योंकि जो क्रिया के लिंग और वचन होते हैं वो कर्ता के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पुल्लिंग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया कि कर्ता के लिंग और वचन किसके अनुसार है, क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। ठीक है, मोहन है एक वचन, मोहन है पुल्लिंग, इसी तरह से क्रिया भी एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे दूसरा है रामू पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल सेम चीजें हैं। इसमें रामू जो है वो एक वचन है, पुल्लिंग है, बिल्कुल उसी तरह से क्रिया जो है वो भी एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है ये आपको यहाँ ऊपर क्लियर हो जाता है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर बताती हूँ, उदाहरण, लड़कियां, ध्यान दीजिएगा, लड़कियां गीत गाती हैं, लड़कियां गीत गाती हैं, लड़कियां गीत गाती हैं। अब ये आप इसको ध्यान से देखिएगा, इस वाक्य को, ये है आपका कृतवाच्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लड़कियां गीत गाती हैं, लड़कियां है कर्ता और उनका जो कर्म है वो है गीत और गाती है उनकी क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये आपका कृतवाच्य है, क्योंकि आप देखेंगे लड़कियां, लड़कियां क्या है, कर्ता। ठीक है, उसके बाद शब्द है लड़कियां, शब्द अगर लड़की होता तो एक वचन होता, लेकिन लड़कियां हैं तो ये आपका बहुवचन है। ठीक है, लड़कियां हैं तो ये आपका बहुवचन है। और फिर देखिए लड़कियां शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लड़का और लड़की, वचन आपने बचपन में पढ़े होंगे ना, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं हम वचन। ठीक है, लड़कियां एक वचन बहुवचन। ठीक है, जहां पर एक कोई भी चीज एक के लिए प्रयोग की जाती है तो वो एक वचन होती है, जब बहुत सारों के लिए प्रयोग की जाती है तो वो बहुवचन होती है। ठीक है, जो चीज महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए प्रयोग की जाती है वो स्त्रीलिंग, जो पुरुषों के लिए प्रयोग की जाती है वो पुल्लिंग, जो भी शब्द जो भी नाम। ठीक है, अब इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए गाती है। ठीक है, लड़कियां गीत गाती हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया कि लड़कियां शब्द जो है वो है आपका बहुवचन शब्द और साथ ही स्त्रीलिंग भी है। अब क्रिया पे आते हैं, क्रिया है आपकी गाती है। ठीक है, गाती है आपका क्या है, क्रिया है। और देख सकते हैं गाती है और है में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, है। ठीक है, एक के लिए है जिसमें आप यहाँ पर बिंदी लगाते हैं। ठीक है, ये है आपका है, लड़कियां गीत गाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्रिया कैसी हुई, बहुवचन, क्रिया कैसी है, बहुवचन। और गाती, अगर गाता होता तो आपका पुल्लिंग होता, लेकिन गाती है शब्द है तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आप सभी को समझ आ रहा है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कृतवाच्य क्या होते हैं। कृतवाच्य होते हैं जिसमें जो क्रिया के लिंग और वचन होते हैं वो कर्ता के अनुसार होते हैं। और देखिए ये यहाँ पर आपको ना लगेगा कि ये तो बहुत इजी है कि मैम इतना क्यों इसको बता रही हैं, लेकिन जब आप ये वाच्य परिवर्तित करोगे ना तब आपको लगेगा कि तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर होगी। और इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, ताकि आपको अगर कहा जाए कि निम्नलिखित वाक्यों को बदलिए, निम्नलिखित वाक्यों की पहचान कीजिए और उसको बदलिए। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया होगा कि आपने किस में बदलना है, तो आप पहचान कैसे करेंगे कि ये कौन सा वाक्य है। ठीक है ना, आपको पहचान करना होगा कि ये कौन सा वाक्य है और उसके बाद आपने उसको परिवर्तित करना होगा जिसमें आपको कहा गया है। ठीक है, तो ये है आपका कृतवाच्य। ये क्लियर हुआ सभी को, और मैं आशा करती हूं कि ये आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए कृतवाच्य में कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको बतानी है। कृतवाच्य में एक मेन चीज है कि यहाँ पर दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, दोनों प्रकार की
क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों कहा है कि इसमें दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्रिया से हमें कोई, इसमें हमें कर्म से कोई लेना देना हमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपका कृतवाच्य है, तो यहाँ पर किया जाता है। अब वो दो कौन कौन सी है पहले देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो है आपका अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया। पहला है आपका अकर्मक क्रिया और दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें आपके कर्म नहीं होता, और जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें आपका कर्म होता है, ठीक है। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, और यहाँ पर, ठीक है, बच्चा धीरे धीरे चलता है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर अगर मैं कहूं कि तोता आम खा रहा है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पर हमें कर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये कृतवाच्य है। हमें यहाँ पर मेन जो है वो कर्ता के साथ हमारा फोकस होता है, यानी कि जिस तरह का कर्ता का लिंग और वचन होगा, कारक होगा, बिल्कुल वही आपका क्रिया का भी लिंग वचन और कारक होगा, इसीलिए ये आपका कृतवाच्य है। तो कृतवाच्य को मैंने लगभग यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। और आगे देखिए, ये यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ अकर्मक और सकर्मक, क्योंकि आगे ये भी आपको यहाँ पर काम आने वाली है, ये भी चीजें आपको आगे समझ आने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से अपने कर्मवाच्य पर। तो कर्मवाच्य में जैसे मैंने आपको बताया कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य के एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर बताए थे, क्योंकि इसका नाम ही कर्मवाच्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हर वाक्य में कर्म तो होगा ही। जैसे कृतवाच्य में था ना कि क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्रिया अकर्मक बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य यानी कि जहां पर क्रिया के का जो रूप होता है वो कर्ता के अनुसार ना होकर, रूप अर्थात लिंग वचन और कारक, ठीक है। रूप अर्थात लिंग वचन और कारक, ये मैंने आपको नोट करवाया है, ठीक है। तो जहां पर क्रिया का जो रूप होता है वो कर्ता के अनुसार ना होकर जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म होता है उसके अनुसार होता है, तो इसीलिए उसको कर्मवाच्य कहा जाता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे किसान से हल चलाया जाता है, किसान से हल चलाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कर्मवाच्य है, अब इसको भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, यानी कि वाक्य में आपका कर्म होगा ही होगा, तो कर्म की प्रधानता होती है। और साथ ही जो कर्म के लिंग वचन कारक होंगे वो कर्ता, वो क्रिया के अनुसार, क्रिया उन्हीं के अनुसार होगी। और यहाँ पर जो कर्म होता है ना वो कर्ता की स्थिति में होता है, ठीक है। जो कर्म होता है वो कर्ता की स्थिति में होता है। और जैसे अगर मैं कहूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक लाइन कही कि यहाँ पर जो कर्म होता है वो कर्ता की स्थिति में होता है, ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस को देखिए, इस वाले वाक्य को देखिए ध्यान से, बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चों से शब्द है ये आपका कर्ता है, यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाले कर्ता है, बच्चे हैं। लेकिन मैंने कहा अगर मैं इसे हटा भी दूं तो ये एक तरह से कर्ता का काम करता है कि फुटबॉल खेला जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, कर्ता जो जो क्रिया होती है, कर्म होता है, वो स्वयं ही कर्ता की स्थिति में होता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, उदाहरण, किसान से हल चलाया जाता है, ठीक है। किसान से हल चलाया जाता है। अब यहाँ पर अब पता चलेगा आपको असल में कर्मवाच्य और कृतवाच्य में अंतर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि कर्मवाच्य और कृतवाच्य में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब मैं देखिए फिर से इसी एग्जाम्पल को लेती हूँ और एक और
बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। अब देखिए फिर से इसको लिखते हैं हम यहाँ पर। इसमें क्या है? कर्ता, करता है बच्चे, और कैसे है? बहुवचन है, ध्यान दीजिएगा, बहुवचन। ठीक है। और दूसरा यहां पर आप देखेंगे कर्म है आपका फुटबॉल। कर्म क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, कर्म है ये। अब इसको ध्यान देंगे आप, फुटबॉल क्या है? एक वचन। ठीक है, और कैसा शब्द है? फुटबॉल पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, फुटबॉल कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, हुआ एक वचन पुल्लिंग। अब यहां देखेंगे आप, जाता है। ठीक है, ये आपकी क्रिया है। ठीक है, क्रिया है, और क्रिया भी देखिए आपकी एक वचन, जाता है। अब देखिए जहां पर बच्चे था तो वहां पर जाते होना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पर बच्चों यानी कि कर्ता से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा जो काम है वो यहाँ पर जो है कर्म, यानी कि कर्म से यहाँ पर एक तरह से कर्म की प्रधानता है इस वाक्य में, इसीलिए इसे हमने कर्म वाच्य कहा। और यहाँ पर जो क्रिया के लिंग वचन है, कारक हैं, वो सब कर्म के अनुसार है, जो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्म जो है आपका वो एक वचन है और पुल्लिंग है, क्रिया भी आपकी एक वचन और पुल्लिंग है। ठीक है, इसी तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल बताती हूँ कर्म वाच्य के कुछ और एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं कहूँ मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। ठीक है, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। ठीक है, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए कर्ता कौन है? मालिन है। ठीक है, कर्म क्या है? हार, क्या कर रही है वो? हार बना रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मालिन जो है वो आपका एक वचन शब्द है, कर्ता है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, ये आपको पता है कि मालिन शब्द जो है कर्ता है। और कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? माली, मालिन। ठीक है, अध्यापक, अध्यापिका। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे ना बचपन में, लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जैसे मालिन क्या है? स्त्रीलिंग है। उसके बाद हम कर्म पे आते हैं, तो कर्म भी देखिए हार एक वचन है। कर्म क्या है? एक वचन है। और दूसरा हार शब्द कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। और फिर हम आते हैं यहाँ की क्रिया पे, जाता है। जाता है शब्द क्या है? क्रिया है। और क्रिया कैसी है? एक वचन और पुल्लिंग। एक वचन और पुल्लिंग। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्ता से हमारा कोई, यहाँ पर क्रिया की जो क्रिया है वो उसका कर्ता से कोई संबंध नहीं होता, सीधे सीधे उसका संबंध होता है कर्म से। ठीक है, उसका संबंध सीधे सीधे किससे होता है? कर्म से होता है। यानी कि क्रिया के जो लिंग वचन पुरुष होते हैं या कारक होते हैं वो कर्म के अनुसार होते हैं। जिस तरह का कर्म होगा क्रिया के लिंग वचन बिल्कुल उसी तरह के होंगे। ठीक है, अगर कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। और देखिए ये चीज तो आपको क्लियर हुई, और एक और लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे कि इस वाक्य में, यहाँ पर इस इन वाच्यों में जो कर्म वाच्य होते हैं उनमें कर्म उपस्थित रहता है, अर्थात क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कर्म वाच्य में, इसके आगे ही लिख सकते हैं कर्म वाच्य में। देखिए कर्म वाच्य में कर्म उपस्थित होता है,
कर्म उपस्थित होता है। अब जब कर्म उपस्थित होगा तो क्रिया क्या होगी? और क्रिया सकर्मक होती है और क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है, कर्म वाच्य में कर्म उपस्थित होता है और क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक यानी कि जहां पर कर्म उपस्थित हो, इसीलिए उसको हम कर्म वाच्य कहते हैं, क्योंकि वहां पर कर्म होता है और जो क्रिया होती है वो कर्म के आधार पर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में कर्ता के बाद जो है से कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो कर्ता है, जैसे हमने कहा किसान से, किसान के द्वारा, किसान, ठीक है, से या के द्वारा, इनमें क्या प्रयोग किया जाता है? से या के द्वारा। जैसे मैंने कहा मालिन द्वारा, ठीक है, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि किसान से हल चलाया जाता है। तो कर्ता के तुरंत बाद से या के द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं या द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है, कर्ता के तुरंत बाद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इसको हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम वाच्य परिवर्तन जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि इससे आपको काफी ज्यादा चीजें उस टाइम भी समझ आने वाली हैं वाच्य परिवर्तन के टाइम पे। अब बाकी जो है आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें मुझे लगता है, क्योंकि अभी आपको सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। अभी आपने केवल परिभाषा जाननी है और साथ ही जो मैंने आज यहाँ पर कुछ अलग चीजें आपको बताई हैं कि किस तरह से आपको अंतर पता चलेगा कि कौन सा आपका कर्मवाच्य है और कौन सा आपका कृतवाच्य है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है भाववाच्य। ठीक है, यहाँ तक हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया है और को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है भाववाच्य। भाववाच्य, जहां पर कर्ता अथवा कर्म की प्रधानता नहीं बल्कि क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। यानी कि ना तो कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि क्रिया का जो रूप है वो ना तो कर्ता के अनुसार होता है और ना ही कर्म के अनुसार होता है, बल्कि वहां पर क्रिया का जो अर्थ निकलता है, यानी कि जो भाव, जो फीलिंग्स, जो भाव आता है उस वाक्य से, उसकी प्रमुखता होती है। मेन चीज जो है वहां पर यही होती है। जैसे अगर मैंने कहा यहाँ पर, जैसे हमने कहा नानी से चला नहीं जाता, नानी से चला नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर कुछ असमर्थताएं हैं, नानी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें एक तरह से दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें दिखता है कि उनसे चला नहीं जाता। ठीक है, और दूसरा है रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। देखिए, कहने के लिए वो पहलवान है, लेकिन शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, कि उसमें कुछ दिक्कत है जो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन उससे दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, सीधे भाव पे आ रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मरीज से उठा नहीं जाता। अब हमने यहाँ पर नहीं बताया कि कौन सी बीमारी है क्या नहीं है, लेकिन हमने कहा मरीज से उठा नहीं जाता, तो एक भाव है ये। ठीक है, ये क्या है? एक भाव है जिसको हम समझ पा रहे हैं कि उससे उठा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका भाववाच्य। तो यहाँ पर आपका ना तो कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है, यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। और देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरह के वाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं। इसको लिख लीजिए, इसके आगे जहां पर ये नोट कर रहे हैं बिल्कुल वहां पर लिखेंगे, इस वाच्य में प्रायः, प्रायः यानी कि ज्यादातर। ठीक है, इस वाच्य में प्रायः नकारात्मक, बताया था ना मैंने कि निषेधार्थक होते हैं ज्यादातर वाक्य,
निषेध प्रकट करने वाले, नहीं बोलने वाले होते हैं। नकारात्मक वाक्य होते हैं। यहाँ पर प्रायः क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, नानी से चला नहीं जाता, रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता, जैसे मैंने बताया मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो इस वाक्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर जो एक और बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट है उसको भी नोट करेंगे आप, सबसे ज्यादा जरूरी। यहाँ पर जो क्रिया होती है, क्रिया, भाववाच्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया सदा, ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग, भाववाच्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होती है। भाववाच्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया सदैव अकर्मक, पुल्लिंग और एक वचन होती है। ये सबसे मेन पॉइंट है, तो इसके आगे इसको भी नोट कीजिएगा कि भाववाच्य में क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम आगे क्लियर करेंगे कि किस तरह से क्रिया पुल्लिंग होती है, आकर्मक होती है, एक वचन होती है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो होगा वाच्य परिवर्तन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर वाच्यों से संबंधित काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारियों पर डिस्कशन किया और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ भी आ रहा होगा। यदि कोई भी डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर करें। और आज का आपका होमवर्क है कि तीनों वाच्यों को बहुत अच्छे से पढ़कर आएं, बहुत अच्छे से। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपके कृत वाच्य किसे कहते हैं तो आप एक बार में परिभाषा मुझे बता सकें, कुछ एग्जाम्पल मुझे दे सकें। तो इस तरह से जो ये आज हमने पढ़ा है इसको आपको घर में होमवर्क में आपने आज याद करना है। और नेक्स्ट सेशन में हम भाववाच्य से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जो है तथ्यों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही वाच्य परिवर्तन संबंधी जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।